क्वेश्चन नंबर 1, तन मन धन में कौन सा समास है? प्यारे साथी, आपसे पूछा गया है कि तन मन धन में कौन सा समास है? अब बेविभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? तो प्यारे साथी, आपको ध्यान रखना है कि तन मन धन में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास है। यहाँ पर देखो, तीनों पद अपने आप में प्रधान है। जहां पर जब कभी अपने आप में सभी पद प्रधान हो और साथ में योजक साइन भी लगा हो, तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो आप कह सकते हो सर, द्वंद्व समास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि त्रिफला में कौन सा समास है? यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि त्रिफला में कौन सा समास है। अब बेविभाव समास है, कर्मधारय समास है, द्विगु समास है या द्वंद्व समास है? तो यहाँ पर देखो, त्रिफला है जो, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, 3 फल वाला यानी त्रिफला। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। त्रिफला में जो समास है वो कौन सा समास है? द्विगु समास है। त्रिफला क्या है? संख्या का बोध कर रहा है। जहां पर भी संख्या का बोध हो रहा है तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो आप कह सकते हो सर, द्विगु समास होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है प्यारे साथी, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। वगीस है, दिगंबर है, रत्नाकर है, दुष्कर्म है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। तो देखो, यहाँ बागीस जो लिखा है वो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। यहाँ पर दिगंबर है, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। रत्नाकर है, ये स्वर संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डी ऑप्शन भी नहीं है। तो देखिए प्यारे साथी, आपसे पूछा जाता है स्वर संधि के कितने वेद होते हैं, तो आपको याद रखना है कि स्वर संधि के 5 वेद होते हैं। वो पांचों कौन कौन से होते हैं वो भी आपको तैयार रखने हैं। दीर्घ होता है, गुण होता है, वृद्धि होता है, यण होता है और अयादि होते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? 5 होते हैं। यहाँ पर आपसे जो प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है, तो रत्नाकर में स्वर संधि है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? जो देखो शब्द है व्यर्थ, इसमें आपको बताना है कि किन वर्णों की संधि हुई है। जैसे ई प्लस आ मिला है, या ई प्लस उ मिला है, ई प्लस ए मिला है, ई प्लस आ मिला है। तो यहाँ पर आप देखो, व्यर्थ का पहले सबसे पहले संधि विच्छेद कर लो। बी प्लस अर्थ हो जाएगा व्यर्थ। तो यहाँ पर यण संधि है व्यर्थ में, ये भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखो, इसमें कौन सी मात्रा मिली है? तो फिर लघु ई है। इसमें देखो क्या है? लघु आ है। यही आपसे पूछा गया था कि कौन किन वर्णों की संधि हुई है। तो देखो यहाँ पर ई और आ मिला है, तो ये किस ऑप्शन में है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, राइट। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बस क्वेश्चन को आपको तैयार करना आना चाहिए और साथ में क्वेश्चन की चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा था व्यर्थ किन शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, तो यहाँ पर वर्ण पूछे हैं, संधि विच्छेद नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपके जो वर्ण मिले थे वो ई प्लस आ मिला था। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो प्यारे साथी, आपसे पूछा है अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। तो अल्प प्राण वर्ण होते क्या हैं? तो सबसे पहले आप व्यंजन में जाओगे, व्यंजन में जाओगे, किसी भी वर्ग में जाओगे, तो वर्ग का अगर आपके पास तीसरा पहला अक्षर हो, तीसरा अक्षर हो या पांचवा अक्षर हो, जैसे आपका का वर्ग में गए, तो का वर्ग में अगर देखते हैं, पहला वर्ग व्यंजन क्या होगा? का होगा, दूसरा खा होगा, लेकिन बात कर रहा है तीसरा गा, गा, और पांचवा क्या होगा? अणा होगा। इन तीनों को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहेंगे। तो अल्प प्राण क्या होते हैं? किसी भी व्यंजन के किसी भी वर्ग के तीसरे, पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण को क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो, ये वर्ण का ये वाला ऑप्शन गया। बी वाले ऑप्शन की ओर देखते हैं, ये का और गा देखो अल्प प्राण में आते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन मैंने उदाहरण से ही आपको स्पष्ट करके बता दिया है, का, गा और णा, ये वर्ण के व्यंजन के अगर वर्ग देखोगे का वर्ग में, तो का वर्ग में पहला का आता है, तीसरा गा आता है और पांचवा जो वर्ण है वो अणा आता है। तो ये तीनों वर्ण क्या आएंगे? अल्प प्राण है। तो जैसे ए वाला सी वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा और डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अल्प प्राण जब भी पूछे जाए तो आप कहोगे किसी भी वर्ग के व्यंजन जैसे पहला, तीसरा और पांचवा हो, तो वो क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण कहलाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए महाप्राण, तो वो होते हैं किसी भी व्यंजन के दूसरा और चौथा जो वर्ग होगा
तो चौथा और दूसरा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, महाप्राण होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो आपको ध्यान रखना है कि नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो नासिक के व्यंजनों देखो क्या होते हैं, किसी भी व्यंजन में अगर आप पढ़ेंगे तो देखो स्वर अलग होते हैं, व्यंजन अलग होते हैं। स्वर नहीं देखने हैं आपको, व्यंजन देखने हैं। व्यंजन में अगर आप पांचवा लेटर देखोगे, पांचवा अक्षर कौन कौन सा होता है, जैसे आपका का वर्ग में देखोगे, का वर्ग का पांचवा अक्षर आप पता है अणा है। ऐसे ही चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, या है। चा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, तो आप कहोगे सर या है। ऐसे टा वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है, तो आप कहोगे सर अणा है। तो इस तरीके से इनके वर्ग आपको ध्यान रखना है, और उसका पांचवा अक्षर वो क्या होंगे, नासिक के व्यंजन होंगे। किसी भी व्यंजन के पांचवा जो अक्षर होता है वो नासिक के व्यंजन होता है। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे चा वर्ग में ये वाला आ रहा है या, ये नासिक के व्यंजन है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो सा है, ये भी पांचवा व्यंजन नहीं है, गा भी पांचवा व्यंजन नहीं है, जा भी पांचवा व्यंजन नहीं है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कभी भी नहीं भूलना है कि नासिक व्यंजन कौन सा है। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यंजन में जाओगे और पांचवा लेटर अगर पांचवा वर्ण देखोगे, पांचवा वर्ण ही क्या होता है, नासिक व्यंजन होता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाचक संज्ञा बताइए, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का है, सेना है, श्याम है, दुख है। तो यहाँ पर आपको बताना था जातिवाचक संज्ञा, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, लड़का ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए साथी। अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे सहारा, सूचीपत्र, सियार, परिषद। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात की गई है, तो स्त्रीलिंग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी परिषद स्त्रीलिंग है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। प्यारे साथी आपसे पूछा गया है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिक, पार्थिव, अद्वितीय। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो प्यारे साथी आपको बताना है कि अनुपम का पर्यायवाची शब्द है अद्वितीय, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति, विनायक। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है, विनायक नहीं है। विनायक किनका पर्यायवाची है, आपको बताना है कि गणेश का पर्यायवाची है। गणेश, लंबोदर आपको कहा जाता है, गणेश, लंबोदर, ये सब आपका क्या है, विनायक के पर्यायवाची हैं। अगला लेकिन आपसे पूछा गया है कि हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो विनायक नहीं है, बाकी ये तीनों हनुमान के पर्यायवाची हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि परोक्ष का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कि परोक्ष का विलोम शब्द क्या है। प्रत्यक्ष है, स्थूल है, दृष्टिव्य है, अपरोक्ष है। तो यहाँ पर आपका परोक्ष का विलोम शब्द अगर बात की जाए तो प्रत्यक्ष है। यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपेक्षा का विलोम शब्द है। यहाँ पर आपको बताना है कि उपेक्षा का विलोम शब्द है परीक्षा है, अपेक्षा है, उत्प्रेक्षा है, या लौकिक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि उपेक्षा का विलोम शब्द है। तो उपेक्षा का विलोम शब्द की बात की जाए तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, अपेक्षा, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या है, अपेक्षा, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। कहा गया है कि जो आंखों के सामने ना हो, एक शब्द में बताना है उसका क्या अर्थ है। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे, एक शब्द में आपको बताना है। प्रत्यक्ष कहेंगे, अप्रत्यक्ष कहेंगे, दूरस्थ कहेंगे, या परोक्ष कहेंगे। जो आंखों के सामने ना हो उसे क्या कहेंगे प्यारे साथी, उसे कहेंगे परोक्ष, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि जो किए गए उपकरणों को मानना मानना है, जो किए गए उपकारों को मानता है। यहाँ पर मानता लिखना है, तो यहाँ पर किए गए उपकारों को मानना है, यानी मानता है, ये ऑप्शन आएगा।
तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, इसको ध्यान रखना है। तो लिखा है जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं, कृपा पात्र कहते हैं, उपकारी कहते हैं या सुपात्र कहते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे साथी उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कृतज्ञ। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वह मुझे अपने बड़े भाई डैश डैश मानता है। वह मुझे अपने बड़े भाई जैसा मानता है, यही आना यहाँ पर आना चाहिए। योग्य आना चाहिए, भांति आना चाहिए, तरह या जैसा। तो वह अपने बड़े भाई जैसा मानता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है राम पढ़ता है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या इनमें से कोई नहीं। तो राम पढ़ता है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। तो ये सरल वाक्य है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली। तो यहाँ पर सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वाक्य है। तो ये संयुक्त वाक्य है, क्योंकि यहाँ पर किंतु से मिलकर बना है, यानी एक दूसरे से जुड़ा है। तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि चिकना घड़ा होना का अर्थ है। आपको बताना है कि चिकना घड़ा का होने का अर्थ क्या है। चिकना होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना या भयभीत होना। तो चिकना घड़ा होना का मतलब होता है निर्लज्ज होना, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थाली का बैगन का अर्थ है सिद्धांतहीन व्यक्ति, गोल मटोल, अधिक चिकना या चौड़ा होना। तो थाली का बैगन का अर्थ होता है प्यारे साथी सिद्धांतहीन व्यक्ति, यानी जिसका कोई उद्देश्य ना हो, सिद्धांत ना हो। वहां पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? थाली का बैगन कहेंगे, उसे सिद्धांतहीन व्यक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कंकाल किसका उपन्यास है? जयशंकर प्रसाद का, प्रेमचंद्र जी का, बाल कृष्ण भट्ट का या भारत तेंदु हरिश्चंद्र का। ये आंसर आपको कमेंट में बताना है कि कंकाल किसका उपन्यास है। ये आपके लिए हमने होमवर्क के तौर पर छोड़ दिया है। इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर लीजिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की वीडियो आपने पूरी देखी है और इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दोगे। चलिए अगली वीडियो के लिए फिर से तैयार रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।